का मंच पर चुनावी संवाद जनादेश 2024 के इस मंच पर आपका स्वागत अभिनंदन हेतु श्री शाहनवाज अख्तर साहब से निवेदन होगा पुष्पगुच्छ प्रदान कर स्वागत और अभिनंदन। तालियां आपकी ओर से जरूर हो स्वागत स्वरूप। और साथ ही साथ जनादेश 2024 की ये तमाम स्मृतियां आपके जहन में रही स्मृति चिन्ह प्रदान कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं शाहनवाज अख्तर साहब से निवेदन करूंगी श्री रामेश्वर राव जी से संवाद स्थापित करें। धन्यवाद राजेश्वरी जी। हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड के वर्तमान में वित्त मंत्री और उनके साथ कई अलंकरण जुड़े हुए हैं। आईपीएस ऑफिसर रहे, सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे और जब से मैं देख रहा हूं पिछले 4.5 साल से एक वित्त मंत्री के रूप में, एक मंत्री के रूप में जो उनकी भूमिकाएं हैं, जो उनका जो रोल है सरकार के वित्त पोषण में, वो मैं बराबर उसको गहरी नजर से देखता रहा हूं। कई विभाग इनके पास हैं, जिन जिन विभागों को इन्होंने संभाला है सरकार के संचालन को लेकर के नहीं है, ये आगामी चुनाव को लेकर के है। और जाहिर है ये कोई मामूली चुनाव नहीं है, कोई आसान ये लक्ष्य नहीं है किसी के लिए भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो 2024 का जनादेश के लिए जो गारंटी फॉर्मूला पेश किया है, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव है, कई तरह का अनुभव आपके साथ है, प्रशासनिक अनुभव भी आपके पास है, एक राजनेता का अनुभव भी है और एक मंत्री का अनुभव भी है। माइक। पहले आपको धन्यवाद दूंगा और न्यूज़ 11 के चटर्जी साहब को कि आपने मुझे यहां बुलाया और लोगों के सामने अपनी बात रखने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात नजरिया की, राजनीति में जो होता है, अपनी पार्टी और अपनी राजनीति जो पार्टी में रहता है उसकी आइडियोलॉजी और अपनी आइडियोलॉजी दोनों को लेकर चलता है। और मेरा अनुभव बहुत अन्य लोगों से बहुत ज्यादा है। छात्र जीवन में जब मैं पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, बाद के वर्षों में जब बिहार कैडर आवंटित हुआ, जगह जगह पदस्थापित हुआ, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीआईजी के रूप में, आईजी के रूप में, राजनीतिकों से मिलने का मौका मिला, बातचीत करने का मौका मिला, उनके नजरिए को समझने का मौका मिला। तो ये कहूंगा कि कभी कभी ऐसा लगता है कि पॉलिटिशियंस जो होते हैं, पार्टियां जो होती हैं, इलेक्शन के समय में बढ़ चढ़ के बोलती हैं, लेकिन जब काम करने का समय होता है, मिलता है, उनको काम करना होता है 5 साल में, तो उसको पूरा नहीं कर पाती है। ये सभी पार्टियों में और उनके द्वारा बनाई गई सरकारों में मैंने देखा है। ये मेरा अनुभव आपको साझा कर रहा हूं। जहां तक बात 2024 के इलेक्शन की है, इस अनुभव से दिगर हमको दिख नहीं रहा है कुछ। जितनी बातें की जा रही हैं, गारंटी की बात की जा रही है, तो गारंटी मुझे पचा नहीं पा रहा हूं मैं। गरीबी दूर करने का बात, देखिए, सबसे पहला सरकार का दायित्व क्या होता है? क्रिएशन ऑफ वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, 2 चीजें होती हैं। आपको अर्थव्यवस्था को अपने हाथ में जब लेते हैं सरकार के रूप में, तो जीडीपी को बढ़ाना होता है और फिर जीडीपी को बढ़ा करके पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना होता है। डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोटेक्शन, जितने हैं उनके बीच में होता है। जैसे मजदूर हैं, उनके बीच में मजदूरी बढ़ा करके, लैंड हैं, उनके बीच में रेंट बढ़ा करके, उनको रेंट कहा जाता है, लैंड का जो होता है।
कैपिटल है उसको सूद अपना जो इंटरेस्ट होता है कैपिटल का उसको बढ़ा करके, मैनेजमेंट का भी अपना रोल होता है उसको ही आमदनी बढ़ा करके, डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये मैं पाता हूं अपने जीवन में कि डिस्ट्रीब्यूशन पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रहा है यहां की सरकारों को, खास करके वर्तमान सरकार को। आप वेल्थ क्रिएट किए, जीडीपी ग्रोथ आप बता रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी? क्या मजदूरों को आज के महंगाई के समय में पेट भरने के लायक मजदूरी आप दे पा रहे हैं, दिला पा रहे हैं किसी से? उत्तर तो होगा ना। महंगाई तो सच्चाई है, महंगाई तो बढ़ी हुई है। आप भले कह दीजिए कि रिटेल प्राइस, होलसेल प्राइस कम हो गई पहले की तुलना में, कर लीजिए, लेकिन जो खरीदने बाजार में जाता है उसके साथ उसके सामने ऐसी बात नहीं आती है। उसके बाद तो वो बेचारा ठगा सा महसूस करता है। पेपर में कुछ पढ़े कि चीजों के दाम घट रहे हैं, उपभोक्ता के चीजों के, कंज्यूमर्स गुड्स के दाम घट रहे हैं, लेकिन बाजार में जाता तो देखता है वही है स्थिति, बढ़ा घटा तो नहीं है। तो मेरा ये कहने का टोटल में सम टोटल यही है कि गारंटी आप कह लीजिए इलेक्शन का समय है, लेकिन गारंटी का क्या मतलब? जो आप अभी इलेक्शन के समय बोल रहे हैं, लेकिन क्या जब सरकार बना लेंगे तो आप इसको भूल जाएंगे? गारंटी को पूरा कर पाएंगे? सवाल ये। इसी नजरिए से आपको देखना होगा इस इलेक्शन को। मैं बराबर बात करता हूं गरीबों के बारे में। अब एक चीज बता दूं, जब छात्र जीवन मेरा था उस समय स्टूडेंट अधिकतर प्रोग्रेसिव विचार के होते थे, प्रगतिशील विचार के होते थे। प्रगतिशील मतलब हुआ कि समाजवाद और साम्यवाद, इस विचार के लोग होते थे। मैं भी उसी में था। तो मैं बराबर फोकस रहता है गरीबों के बारे में। क्या मिला इनको? पूंजीपति तो बड़े बड़े कारखाना चला करके बड़े लाभ कमा रहे हैं, लेकिन गरीबों को क्या मिला है? क्या उनको एक जीवन को जो थे 5 साल पहले, उनको इस 5 साल के अंदर में जीवन बेहतर हो पाया है? ये देखना है सरकारों को, कोई भी सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार रहे। तो यही मेरा नजरिया यही है कि ठीक है, सब घोषणा पत्र करते हैं, केंद्र की सरकार है उन्होंने घोषणा पत्र, हमारी पार्टी है उसने घोषणा पत्र किया है। बात गरीबों की कर रहे हैं, आप आदिवासी हैं और झारखंड में आदिवासी एक हमेशा से मजबूत स्थिति में है और चुनावी मुद्दा में भी आदिवासियों की बात होती रहती है। आदिवासी होने के नाते आपको आदिवासियों की क्या समस्याएं आपको दिखाई देती हैं और उसका समाधान भी क्या आपने सोचा हुआ है कभी कि कैसे उसका होगा? आपने मुझे छेड़ दिया और मैं सच बोलने का आदी रहा हूं। आजादी के बाद से ही, आजादी के पहले भी आदिवासियों के पास एक ही एसेट हुआ करता था, अभी भी है। ऐसे तो बोल देते हैं जल जंगल जमीन की बात, लेकिन जमीन ही एक एसेट है जिसके आदिवासियों के पास है। मैं समझता हूं कि विभिन्न सरकारों ने कानून रहते हुए भी जमीन को बचा नहीं पाया। आज भी आप गांव के गांव, शहर के तो चरित्र बदल गए। रांची का देखिए, रांची में 1970 से आता हूं मैं, लेकिन उस समय देखता था यहां के जो टोले मोहल्ले थे उनका नाम आदिवासी मोहल्ले थे, लेकिन आके जाके खोजिए करम टोली। आप जानते हैं करम क्या चीज है? मैं आता था, वहां रहता था, एक आध बार रहा वहां खलको परिवार में। सारे के सारे घर आदिवासियों को होते थे। आज कौन है? ये देखना होगा। तो हर सरकार इसके लिए असफल रही है आदिवासियों की जमीन बचाने के मामले में। फिर हम कहेंगे आदिवासी जमीन के बारे में, जितने भी देश में कल कारखाने खुले बड़े बड़े, हटियाएंगे ले लीजिए, 32 गांव आदिवासियों और मूलवासियों, खास करके ज्यादा आदिवासी और कुछ मूलवासी, इन्हीं यही बसते थे। आज कहां हैं वो? किस स्थिति में है? एक ही सीख को इतना धूमधाम से बनाया हम लोगों ने,
बहुत अच्छी बढ़िया प्लांट हुआ करता था। नेहरू जी की बड़ी सोच थी, अच्छा था। मैं छात्र जीवन में यहां आके घूमा था, एक्सकर्शन टीम में पटना यूनिवर्सिटी हम लोग आए हुए थे, स्टडी किया था, बहुत अच्छा प्लांट था। लेकिन आज क्या है ये देखना है। आज क्या है उसकी स्थिति तो छोड़ दीजिए, वो जमीन जिसके मालिक थे वो कहां है आज। मुद्दा जमीन का है, आदिवासियों का, जगह जगह में, जगह जगह मुद्दा आदिवासियों का है। दूसरा है कि उनका आर्थिक आधार क्या है आदिवासियों का। एक तो जमीन हो गया, आर्थिक आधार क्या है, तो कृषि ही आर्थिक अधिकार है। कृषि में कितनी बढ़ोतरी हो पाई है, क्या लाभ सरकारों ने पहुंचा पाया है, इरिगेशन का क्या स्थिति है। देश में बड़े बड़े बांध बने, सिंचाई के साधन तैयार किए गए देश में बड़े बड़े, नाम लेने की जरूरत हमको नहीं है, आप सभी जानते हैं। लेकिन इस क्षेत्र में तो खास कुछ है नहीं। बिहार सरकार में कांग्रेस की सरकार थी, भालको बिहार हिल एरिया लिफ्ट इरिगेशन बनाया, उस समय में घुमा हूं मैं। बाग से हजारीबाग केस भी हुआ करता था, रांची केस भी हुआ करता था, चाईबासा केस भी था। मैं पलामू मेरा घर है, तो भालको से काफी कम हुआ, काफी सिंचाई होती थी ऊंची जमीन पर लिफ्ट इरिगेशन के मार्फत से, और खेत हरे भरे थे। जब चलते थे रांची से हजारीबाग तो दोनों तरफ के जो नदी नाले हैं उनके अगल बगल के जितने जमीन थे हरे भरे रहते थे, अच्छी फसल होती थी। आज क्या है, इतना दूसरा अल्टरनेटिव निकला नहीं कुछ, लेकिन जो था उसमें भी क्या हुआ। तो आप ठीक है कि स्थिति क्या है आदिवासियों की, तो उनका आर्थिक संबल जो है नहीं के बराबर है। पलायन उनका नियति बन गया, नियति बन गया है कि वो पलायन करेंगे। सुखाड़ भी उसी तरह से है हमारे यहां झारखंड इलाके में, खास करके सुखाड़ भी है, और सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। जो पहले था भालको का वो भी नहीं है, वो भी नहीं बचा। कुल मिला जुला के आर्थिक संबल आदिवासियों के पास नहीं है। जमीन भी लूटी जा रही है, आर्थिक संबल भी लूटा जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। जंगल है हमारे पास, नदियां हैं हमारे पास, चलो जमीन भी है, उनको भी मैं बहुत बेहतर स्थिति में नहीं देख पा रहा हूं। ये सरना धर्म कोड की मांग सबसे ऐसा लगता है कि ये सब मिल जाएगा तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। या आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं, क्या इस दृष्टि से देखते हैं कि हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मांग है? देखिए, मेरा नाम रामेश्वर उरांव है, आपका शाहनवाज साहब नाम है। आपकी पहचान शाहनवाज से है, मेरी पहचान रामेश्वर उरांव से है ना। धर्म भी उसी तरह से पहचान का एक सिंबल है। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये मिशन का आदमी है, ये पहचान होती है अपने आप में। तो आदिवासियों का धर्म है, मानते हैं हम, बचपन से मानते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, और अपने धर्म को कहते हैं कि हम सरना धर्मावलंबी हैं। जब सेंसस होता है, सभी धर्मों का, मुख्य धर्मों का कोड होता है, लेकिन सरना का कोड नहीं दिया गया है। और कम नहीं हमारी संख्या, 10 करोड़ से ज्यादा है देश में। तो हमारी मांग शुरू से, आज से नहीं, शुरू से रही है कि हमको भी हमारा धर्म दो, हम लिख सकें। जैसे आप एक नंबर कोड का मतलब क्या हुआ, नंबरिंग, नाम लिखे, धर्म का कॉलम आया, एक नंबर दिए, उसमें एक नंबर लिख दिए, मतलब है एक नंबर में आप हिंदू हैं। 2 नंबर दिए तो आप अमुक धर्म के हैं, 3 नंबर दिए अमुक धर्म के हैं। मेरा क्या है, मेरा तो है ही नहीं है। जनगणना के समय हम खोजते हैं कि मेरा क्या धर्म है, मेरा कोड नंबर क्या है, कि मैं बताऊं कि मैं 5 में लिख लो, 6 में लिख लो, 7 में लिख लो। छोटे छोटे धर्मों का कोड है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये छोटे छोटे धर्म है, बहुत कम संख्या में इनके हैं, उनको कोड मिला है। तो हम भी चाहते हैं, हमारे आदिवासी समाज भी चाहता है कि हमें भी कोड दे दो। बड़ी मांग तो नहीं है, एक पहचान की मांग है, दिया जा सकता है, दिया जा सकता है। इसीलिए जब मैं
झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना, घोषणा पत्र तैयार करने लगा, तो मैंने नेतृत्व से मांग की, मुझे याद दीजिए कि घोषणा पत्र में इसको डालूं, ये जब कांग्रेस सरकार में आएगी या सरकार का हिस्सेदार बनेगी तो हम इस सरना कोड को विधानसभा से पारित करा के भेजेंगे सेंटर को। देना सेंटर को है, हमें नहीं देना है, लेकिन हम इसको पास करा के विधानसभा से देंगे ताकि लोग जाने कि झारखंड स्टेट का विधानसभा ये चाहता है कि आदिवासियों का जो धर्म है, जिसकी मांग करते रहे कोड की, वो देना है, उसको दिया जाना है, यही है। एक प्रसंग अक्सर आता है, जब भी आपका जिक्र आता है, जब आपके राजनीतिक माफ कीजिएगा प्रशासनिक कार्य क्षेत्र की बात है, अडवाणी जी की गिरफ्तारी रथ यात्रा, जो कि एक फोकल पॉइंट है आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार इतनी वास्ट मेजोरिटी में आई है, वो प्रसंग को जरा सा हम सुनना चाहेंगे। हमारे दर्शक जो अभी लाखों करोड़ों दर्शक टीवी पे देख रहे हैं इस संवाद को, क्योंकि वो राजनीतिक हो गया अब सारा चीज मामला, तो वो क्या प्रसंग था और क्या आपके उस जमाने के मनोभाव क्या थे, क्योंकि ये बहुत ही टफ डिसीजन होगा किसी भी व्यक्ति के लिए। आपने मुझे इतिहास में ढकेल दिया, पीछे चला गया मैं। मेरे लिए भी ये एक बड़े अनुभव, और मैं कहूंगा सुखद अनुभव का विषय आज के दिन भी है। पीछे मुड़ के देखता हूं तो देखता हूं कि आडवाणी जी की जब रथ यात्रा चल रही थी पूरे देश में, सोमनाथ से शुरू होके, और बिहार के, उसमें तो बिहार में थे हम लोग, बिहार के जिलों में धनबाद, बोकारो, रांची, हजारीबाग, नवादा, नालंदा, पटना से गुजर रहे थे और मुजफ्फर होकर के फिर पकड़ते चले जाते, गोपालगंज होते हुए वो निकल जाते अयोध्या पहुंचते। तो केंद्र में उस समय बीपी सिंह की गवर्नमेंट थी। तय हुआ कि इनके रथ को रोका जाए। संभवतः बीपी सिंह ने, प्रधानमंत्री थे सम्मानीय बीपी सिंह जी, लालू जी को बोला कि आप रोकिए, मुलायम सिंह जी को बोला आप रोकिए, जो मुझे याद है। तो मुलायम सिंह बोले कि नहीं, पहले रुकवा लीजिए, यहां खून खराबा बहुत होगा, नजदीक है, एक बार इंटर कर जाते हैं उत्तर प्रदेश में तो नजदीक हो जाएंगे अयोध्या के, तो खून खराबा ज्यादा होगा, आप रुकवा, लालू जी रुकवा में। तो लालू जी तो उस समय माहिर है, बड़े ही बुलंद और कठोर निर्णय लेते थे, लेने की उनका आदत थी और शक्ति कहूंगा मैं। उनके साथ रहा हूं, उनकी खूबियों को खूब जानता हूं। कोशिश हुई कि धनबाद में रोका जाए, एसवीडीसी को कहा गया, लेकिन बोले कि नहीं रोक पाएंगे, यहां भारी भीड़ चल रही है। बोकारो, वहां भी इनकार हुआ, रांची, यहां भी नहीं, हजारीबाग, वहां भी नहीं, नवादा, वहां भी नहीं, नालंदा, वहां भी नहीं, पटना में गांधी मैदान, लोग बोलते हैं जो पटना गांधी मैदान के इतिहास जानते हैं, बोलते हैं कि पहली दफा गांधी मैदान एक एक इंच में लोग खड़े थे, बैठे नहीं थे, खड़े थे, पूरा का पूरा भरा हुआ था। उतना शायद लोगों का कहना है कि उतना कभी गांधी मैदान नहीं भरा जितना उस समय हुआ था। इसके बाद उनको जाना था वैशाली होकर के समस्तीपुर, रात्रि विश्राम वहीं था, मीटिंग करते हुए जाना था। तो लालू जी को पकड़ना था, बिहार में ही क्रेडिट भी लेने की बात हो गई थी। इंटरव्यू लिया जा रहा था सब पदाधिकारियों का। मुझे भी बुलाया गया, आरके सिंह जी अभी भारत सरकार में मंत्री हैं, आईएएस अफसर, बुलाया गया, हम लोग की बारी आई, मेरी बारी आई। तो लालू जी बैठे हुए थे, मुख्यमंत्री जी, और आर्या साहब उस समय थे होम सेक्रेटरी, वो बैठे हुए थे। तो लालू जी ने कहा कि रामेश्वर जी, नाम फर्स्ट नाम से पुकारते थे वो, ये आप जाइएगा गिरफ्तारी जी को गिरफ्तारी जी का रथ रोकने के लिए, रात में ठीक रहेगा समस्तीपुर पहुंचेंगे सर्किट हाउस,
कैसे रोकिएगा? जाइएगा, आप जाना चाहिएगा। हम कि जी सर, सरकार का हुक्म होगा, जरूर जाएंगे। तो बोले कि बड़ी पथराव होगा, माथा वाथा फोड़ देगा सर। उनकी आदत थी किसी को डराने की। पहले मैंने हम के देखिए सर, हम इंडियन पुलिस सर्विस में आए उसी समय से हम तय करके जानते थे हैं कि लोग मुझे फूल माला नहीं देंगे, मुझे पत्थर ही मारेंगे, ढेला पत्थर ही लगेगा पुलिस अफसर को, फूल माला तो मिलने से रहा। तो बोले मुस्कुरा के आर्या साहब को, आर्या साहब यही जाएगा, इसी को भेजना है। आर.के. सिंह को उससे तहसील इंटरव्यू लिया होगा, वो भी टफ ऑफिसर माने जाते थे, पटना के डीएम रह चुके थे। तो दोनों को हम लोग को भेजा गया। हम लोग गए पहले समस्तीपुर, कमिश्नर के घर गए, कमिश्नर के घर गए, वहीं जोनल आईजी आए, डीआईजी आए, सभी अफसर वहीं आए। मीटिंग हुई, कैसे किया जाए, स्ट्रेटेजी बनाने लगे। तो ये हुआ कि 3:30 बजे पूरे शहर के चौक चौराहे में पुलिस भर दिया जाए, चारों तरफ, न कोई आ सके न कोई जा सके। ये पहली व्यवस्था। दूसरी व्यवस्था हुई कि टेलीफोन एक्सचेंज डाउन कर दिया जाए कि कहीं से कोई बात नहीं हो सके। तीसरी हो गई बात हुई कि हेलीकॉप्टर मंगाया जाए। ऐसे तुरंत मैंने वहां से करीब 20 या 25 मिनट लगता पटना से हेलीकॉप्टर को सर्किट हाउस के पास एक मैदान था उतरने में, उसको मंगाया जाए। टाइम निर्धारित किया गया। और फिर पांचवा था कि हम लोग जाएं। आडवाणी जी सोए रहेंगे तो उनको जगाया जाए, सूचित किया जाए कि राज्य सरकार ने इनके विरुद्ध वारंट जारी किया है, उनको चलना है। वही हुआ। हम और आर.के. सिंह दोनों थे, जाके खटखटाया हमें दरवाजा, अंदर से पूछे कौन। हमने कहा कि मेरा नाम रामेश्वर राव सर, मैं डीआईजी हूं, पटना से आया हूं। बोला, फिर बोले खोले दरवाजा, बोले कि अच्छा लालू जी तय कर लिया कि मैं यहीं रह जाऊं, वो आगे नहीं बढ़ने देंगे। हमने कहा कि सर ऐसा ही कुछ है, 15 मिनट का समय दीजिए, चलूंगा, कोई विरोध नहीं करूंगा, मैं चलूंगा। फिर बोले कि अकेले ले जाइएगा, एक आध वो साथ ले जाइएगा। हम कि जिसको कहिए सर, 2 और है वारंट, जिसको कहिए नाम भर देंगे हम लोग। तो महाजन को ले चलिए, प्रमोद महाजन। प्रमोद महाजन। आर.के. सिंह जी गए, प्रमोद महाजन को जगाए, मैं वहीं खड़ा रहा। 15 मिनट लिए होंगे। इसके बाद बाहर आए, तब तक आर.के. सिंह भी आ गए रूम में, कपड़ा वपड़ा पहन लिए। अब बोले कि कागज दिला दीजिए हमको, चिट्ठी लिखना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। कागज दे दिए उनको, सादा कागज, वहीं लिखे वो चिट्ठी लिखे, टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नीचे लिखे आई L.K. आडवाणी हियर बाई विड्रॉ द सपोर्ट गिवन टू बीपी गवर्नमेंट। नीचे L.K. आडवाणी, वही का वही एकदम वही लिखे। हम दोनों थे एकदम रोमांचित हो गए कि सरकार तो गिर गई, यहीं हम लोग के सामने गिरी, यहीं सरकार गिर गई, हम लोग के सामने सरकार गिरी। और फिर उनको कागज बोले कि इसको पहुंचवा दीजिए, हम के पहुंचवा देंगे सर। उसको फिर लगा दिए आदमी, डीसी भी थे, आगे थे, बोले कि इसको भिजवा दीजिए भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अब फिर उनको लेकर के गए, यहां हेलीकॉप्टर आ गया था, तब तक चढ़े। इसके बाद पथराव शुरू हो गया, लेकिन लेके जैसे तैसे भागे, दुमका गए, मासांजोर गए, 3 दिन साथ रहे। वो ऊपर रहते थे महाजन जी और आडवाणी जी, हम आर.के. सिंह नीचे के रूम में रहते थे। 3 दिन रहे, यही कहानी है। तो इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण पन्ना आपने देखा है, और जाहिर है हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप इसको एक किताब की सूरत में आगे जरूर लिखें। चलते चलते मैं जानना चाहूंगा, कोविड पीरियड जब शुरू हुआ था तब मैंने देखा कि सरकार की जो शुरुआत हुई थी, खजाना बिल्कुल खाली था, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे। आपने बहुत ही सूझबूझ के साथ, जाहिर है तरह तरह के अलग अलग टैक्स का कैसे कलेक्शन होगा, क्या होगा, लेकिन आज ये कहा जा सकता है कि खजाना भरपूर ढंग से भरा हुआ है, बल्कि सरप्लस पैसे हैं कि विकास का कार्य हो पा रहा है।
शहर में देखें कि 3 महत्वपूर्ण फ्लाईओवर बन रहे हैं, सड़कों का जाल बिछा है। तो समराइज करके हल्का सा एक इम्पैक्ट दे कि आपने ऐसा क्या किया कि इससे खजाना भर गया। देखिए, लोगों का ध्यान सरकार में जो वित्त विभाग देखते थे, अधिकतर मुख्यमंत्री देखते थे, संभवतः उनको फुर्सत नहीं मिलती थी देखने के लिए। मेरा अनुभव है कि एक फुल टाइम वित्त मंत्री होना चाहिए किसी भी राज्य में, क्या कि पूरा समय दे सके। 2 चीजें हैं वित्त में। एक तो आपको रेवेन्यू रिसीट बढ़ाना है, पैसा रहेगा तभी ना खर्च करेंगे। दूसरा, जो बजट बनाना है, खर्च के लिए खर्च करना है, उसकी प्रायोरिटी फिक्स करनी है, किस पर कितना खर्चा करें। प्रायोरिटी देखना होगा आपको कि एजुकेशन पर खर्चा करें, हेल्थ पर खर्चा करें, रोड बनाने पर खर्चा करें, पानी पिलाने पर खर्चा, किस चीज पर खर्चा करें, कितना खर्चा करें। पहले से खर्च रहता है, उसी में आपको प्रतिशत बढ़ाना है। 2 साल जूझे हम लोग कोरोना से, बहुत कुछ नहीं कर सके, लेकिन तीसरे साल से हमारे साथियों ने वित्त विभाग के और वाणिज्य कर विभाग के दो साथी हमारे सहकर्मी सेक्रेटरीज और उनके साथ काम करने वाले, मैं तारीफ करूंगा, मुक्त कंठ से तारीफ करूंगा उनका, कि उनकी सूझबूझ मेरी रही नहीं रही। मेरा तो इतना कहूंगा कि मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा, बैकग्राउंड रहा हमारा ये सब चीजों को देखने का, जानने का। तो इनकम बढ़ाने का, रेवेन्यू बढ़ाने का पहला हम लोग लिए। और आज देखिए सबसे बढ़िया विभाग अगर कोई है रेवेन्यू बढ़ाने में तो है वाणिज्य कर विभाग। कॉमर्शियल टैक्सेस नंबर 1 है स्टेट में, नंबर 1 है स्टेट में। दूसरे विभाग ने भी किया है, लेकिन उतना नहीं कर पाए विभाग के लोग, किए हैं, पहले से बेहतर है। एक्साइज का भी थोड़ा इस साल बढ़ा हुआ है, माइंस का नहीं बढ़ पाया, ट्रांसपोर्ट का भी वो सही स्थिति है। ये विभाग है जहां हम रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। और इस बार मैं बता दूं, अभी जो रिपोर्ट आ रहा है हमको दिया गया है, पिछले साल के तुलना में 16,000 करोड़ ज्यादा रेवेन्यू बढ़ा है। और खर्च भी उसी तरह से हम लोग प्रायोरिटाइज खर्च, प्रायोरिटी के अनुसार करीब 89% कर पाए हैं। शिकायत रहती थी पॉलिटिशियन की, नहीं आप पीएल खाता में डाल करके आप बढ़ाते हैं, दिखाते हैं। नहीं, पीएल खाता में क्या कि पीएल खाता में मत दिखाओ, जो एक्चुअल खर्चा है उसी को दिखाओ। तो इस तरह से रेवेन्यू बढ़ा, बेहतर हुआ है, 2 मत नहीं, बहुत से उसमें स्टेप्स लिए हैं। लोग चाहेंगे कि और लोग आए होंगे, देखे, इसलिए हमको छुट्टी ही दे दीजिए। तो ये है कि रेवेन्यू बढ़ाने का काम, एक्सपेंडिचर को भी आगे बढ़ाने का है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी को बढ़ाना होता है, लगे रहना होता है। हमारे वित्त सचिव जो रहे, हर 3 महीने हम मीटिंग करते थे हर विभाग से कि आपका कितना खर्चा हुआ, क्यों खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, इसको बढ़ाइए। पहले ये नहीं होता था। चलिए, आपने एक और परंपरा कायम की, सबसे ज्यादा अपने ऑफिस को डेजिग्नेट किया, सबसे ज्यादा ऑफिस में आपने मीटिंग्स की, सबसे समय पर आप ऑफिस आते गए और जाते गए। जाहिर है बहुत सारी उपलब्धियां हैं आपके प्रशासनिक काल में, बहुत सारी उपलब्धियां आपने मंत्रित्व काल में, और एक बहुत ही नैसर्गिक व्यक्ति के तौर पर आप अपना पॉलिटिक्स करते हैं। और जाहिर है चुनाव में है, और चुनाव का वक्त बहुत ही कीमती होता है, हमारा भी कीमती है और आपका भी कीमती है। तो आप सुन रहे थे वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के साथ एक विशेष साक्षात्कार जनादेश 2024 का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद न्यूज 11 और आप सरवनाज साहब, आपका व्यक्तिगत बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी काम करते हैं, आपकी विचारों के लिए, आपकी अपनी सोच हम सबके साथ साझा किया है। पुनः आपका बहुत धन्यवाद। चुनावी संवाद जनादेश 2024 के इस मंच से आपका हम बहुत धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार शाहनवाज अख्तर साहब का भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।